हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कस्ट में। साथियों, आज है 1 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कब से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ये शुरू करने वाले हैं 3 अक्टूबर से। और इसके तहत होगा क्या कि जो किसान होंगे उनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो साइंटिस्ट हैं उनसे डायरेक्ट संवाद मतलब बात करने का ऑप्शन मिलेगा। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच में सीधे डायरेक्ट संपर्क मतलब कांटेक्ट किया जा सकता है, बढ़ाया मिलेगा। 15 दिनों का होगा। ये हजारों वैज्ञानिक और कृषि विभाग के जो अधिकारी गांव का दौरा भी करेंगे, लोगों से किसानों से बातचीत करेंगे, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और तकनीक को लाने के लिए अपनाने पर अवेयरनेस फैलाएंगे, जिससे लोगों को किसानों को पता चल सकेगा कि किस टाइम पर कौन सी खाद डालनी है, छिड़कनी है, इक्विपमेंट कौन सा यूज करना है, केमिकल कौन सा यूज करना है, कौन सा केमिकल नहीं यूज करना है, ये सब पता लगेगा, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर तीनों सेनाओं के पहले सेमिनार रण संवाद का आयोजन किया? अभी तीनों सेनाओं का एक साथ मिलकर के सेमिनार आयोजित किया है रण संवाद। ये रण संवाद जो हुआ है कहां पर? ये हुआ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हुआ, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने होस्ट किया हुआ है फर्स्ट ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद एट ए आर्मी वार नॉलेज कॉलेज मऊ। ये टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर में, तो ये मऊ मध्य प्रदेश में हुआ है। मऊ के डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी कहा जाता है। अभी ये प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आर्मी वॉर कॉलेज में हुआ है ये रण संवाद। युद्ध कला और युद्ध कला पर बातचीत। तो तीनों सेनाओं ने यहाँ पर त्रिसेनाओं वो थे उपस्थित यहाँ पर और प्रतिनिधि थे। तो 2 उप विषय रखे गए हैं यहाँ पर। पहली, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और भविष्य की युद्ध कला पर प्रभाव। दूसरा विषय था तकनीकी सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रशिक्षण में सुधार। तो अभी ओवरऑल में सिनेरियो जो है चल रहे हैं, युद्ध का टेंशन बना हुआ है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ऐसे में फ्यूचरिस्टिक वॉर कैसे लड़ेंगे, इन सब पर ये डिस्कशन करने के लिए, संवाद करने के लिए ये हुआ था रण संवाद। याद रखना, मध्य प्रदेश के महू में 26-27 अगस्त को हुआ था ये। अभी मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में, सेंटर में पड़ता है। भोपाल इसकी राजधानी होती है। भोजताल यहाँ पर झील है, साके सागर झील है। इसके अलावा यहाँ के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव। जैसे कि बीजेपी पार्टी से मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना पेंच टाइगर और संजय माधव, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर हैं। 9 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी यहाँ पर हैं। तो इसके अलावा सबसे ज्यादा बाघ भी यहीं पर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यहीं पर है। मध्य प्रदेश का ही असीरगढ़ दर्रा यहाँ पर है। मटकी नृत्य है, आप जानते हो। जिले 55 है। 230 विधानसभा में सीटें, 29 लोकसभा में, 11 राज्यसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता या कहें INC 5.2 कहां पर आयोजित की गई है? तो ये संधि वार्ता हुई है अभी हाल ही में, वैश्विक है प्लास्टिक संधि वार्ता। ये आयोजित की गई जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा में आयोजित हुई है। और ये टास्क जो है, ये देखोगे आप, जैसा कि फेल्स एज नेगोशिएशन इन जिनेवा रिजेक्ट ड्राफ्ट ट्राइटिस, ये फेल हो गया। हालांकि इसमें कोई ट्रीटी साइन नहीं हो पाई है, लेकिन ये प्लास्टिक को वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता दी गई थी। नाम, प्लास्टिक को कैसे रोकथाम में लाया जाए, कम से कम यूज किया जाए या इस पर बैन लगाया जाए। तो इसका उद्देश्य क्या था? यही था कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए वार्ता का ये 5वां सत्र था। जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि 2600 से अधिक प्रतिभागी जो शामिल हुए थे। इसमें 1400 प्रतिनिधि और 1400 से ज्यादा संगठन थे। लगभग 1000 पर्यवेक्षक। 3 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। नियामक ढांचे का पूर्णता विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण, रेगुलेशन ढांचे में कम विचारधारा और अधिक व्यवहारिता, प्रैक्टिकल ज्यादा करना। थ्योरी नहीं, मतलब केवल समिट नहीं। आप देखते हो कि पिछले दिनों में बहुत सारे समिट होती हैं। उस समिट पर ग्लोबल वार्मिंग पर समिट होती है, क्लाइमेट चेंज पर समिट होती है। ना ही कोई देश कमी ला रहा है, ना कोई देश इस पर कोई एक्शन ले रहा है। बस जा करके थ्योरी खेल रहे हैं, समिट में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चे में रही पुस्तक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक कौन है? तो इंडिया फर्स्ट रेडिकल इस पुस्तक को लिखा है अभी हाल में रेंसिका चौधरी ने। और रेंसिका चौधरी जैसा कि आपको यहाँ पर हम बता दें, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। ये पुस्तक पेंगुइन इंडिया वाइकिंग के द्वारा ये पब्लिश की गई है। इस पुस्तक का पूरा नाम है इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर यंग बंगाल, यानी कि उस दौरान के बंगाल को और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में इन्होंने उल्लेख किया हुआ है, कैसे बंगाल को आगे चलकर विभाजन हुआ। बहुत सारी चीजें इस पुस्तक की विशेषता है। इसमें यंग बंगाल समूह को केवल एक कट्टरपंथी समूह से कहीं अधिक समझौता के लिए चित्रित किया गया है। कुछ पिछले दिनों में पुस्तकें आई हैं, एक बार उनको रिवीजन करेंगे हम लोग। इंडिया फर्स्ट रेडिकल जैसा कि रेंसिका चौधरी आपको पता है, द कॉन्सिक्वेंस नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू जी ने लिखा है, आर्टिटिस फॉर द रिमार्केबल रोहित, ये आर कौशिक ने लिखा हुआ है। काउंट डाउन टू रिचेस 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स, रोंडा बंड नंबर 1 नवंबर में लॉन्च हुई। जैसे कि द इमरजेंसी डायरीज अमित शाह विमोचन करता है इसके डायरी बुक के। विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 2 राष्ट्रपति मुर्मू के भाषणों का ही संकलन है। द स्टार लाइट द वे, जैसे कि यहाँ पर ये पुस्तक है सुचेता राज खन्ना जी की। मोदी द नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज अगस्त, जैसे कि आयस्ट है, तो आदिशी सी अग्रवाल ने लिखा हुआ है। इस पुस्तक की बात करें अगर, लॉन्च किया गया है ये अमित शाह। अब यहीं पर जैसे कि विंग्स टू आर होप्स, जैसे कि हमने बताया आपको, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संकलन रहा है, लॉन्च किया गया है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, रीता राममूर्ति गुप्ता जी ने इसको लिखा हुआ है इस पुस्तक का। अरुण सिंदल और देवेंद्र कुमार शर्मा जी की जो पुस्तक है अगर बात करें तो ये कौन सी पुस्तक है? तो ये है रामानुजन, जो पुस्तक है इस बात के बारे में, रामानुजन द जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये अरुण सिंदल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जैसे कि मैंने आपको बताया है 23 अगस्त के दिन क्यों हम लोगों ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। पहली बार उतारा था कदम अपना तो मनुष्य नहीं, रोबोट ने। जैसे कि रोबोट की बात करें, अब मनुष्य वाला मिशन तो जो है ये आगे चल करके होगा, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल मिशन था। सक्सेसफुली भारत का जो लैंडर है वो रोवर है, जो ये दोनों उतरे, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। रोवर और लैंडर का नाम आपको याद रखना है। विक्रम लैंडर का नाम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ये दोनों उतरा था कहा, अच्छे तरीके से हम लोगों ने सफल लैंडिंग की थी, या कहे सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। 23 अगस्त 2023 को इस अवसर पर भारत ने घोषित किया था कि अब से इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान, इसके लिए जो जिस रॉकेट से भेजा गया ना उसका नाम क्या था? उसका नाम था LVM-34। क्या था? LVM-34 इसका नाम था रॉकेट का। हैवी रॉकेट था अपना। इस बार आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट, जैसे कि पॉसिबिलिटीज, ये इस बार का जैसा कि था नाम, किसका थीम थी इस बार की। इस दिवस की जो डिसाइडेड की गई है, तो 2024 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। और जैसे कि हम बात करें, अगर रिवीजन करें एक बार लास्ट मतलब जो मंथ की पूरे रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसकी, अगस्त के राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड दिवस मनाते हैं, जैसे कि TWW की शुरुआत हुई थी 1989 से। अगर 1 अगस्त की ही बात करें तो विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। थीम है 2025 की, ब्रिज द केयर कैप, एवरीवन हैज द राइट टू एक्सेस कैंसर केयर। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाते हैं। थीम है मेक ब्रेस्ट फीडिंग ए प्रायोरिटी, बिल्ड लास्टिंग सपोर्ट सिस्टम्स। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की वर्षगांठ है ये। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं, 2022 से शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस मनाते हैं, आदिवासी दिवस, शुरुआत 1995 से। 9 अगस्त को ही विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अब 10 अगस्त की बात करें तो ये विश्व शेर दिवस मनाते हैं, शुरुआत 2013 से हुई थी। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। थीम है प्रमोटिंग सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फॉर अ, जैसे कि यहाँ पर ग्रीनर फ्यूचर के लिए। अब विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को ही, तो ये शुरुआत हुई थी 2012 से। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम थी लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDG एंड बियॉन्ड, ये इस बार की थीम थी इसकी बात करें। अब आगे की अगर बात करें दिवस की, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं, आंसरिंग द कॉल थीम है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। माई फेवरेट पिक्चर ये थीम है।
19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। 2004 से शुरुआत हुई थी और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये आर्यभट्ट टू गगनयान जैसा कि एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ये इसकी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये एक जिला है शाहजहांपुर, उस शाहजहांपुर में ही एक विधानसभा पड़ती है जलालाबाद। जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है परशुरामपुरी। अब से परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने इसको, जैसे कि आदित्यनाथ ने ये केंद्र के पास भेजा था और केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला जाएगा और भगवान परशुराम के नाम पर किया जाएगा। परशुरामपुरी तो शाहजहांपुर में आता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया हुआ है? तो जैसे कि श्रम श्री योजना ये शुरू करी गई है सरकार द्वारा, जरूरी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं जो किसी और राज्य में जा करके काम कर रहे हैं, तो उन पर कई बार क्या होता है कि बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जाता है क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं। तो ऐसा लोगों में ये भय बना रहता है, डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग पश्चिम बंगाल बता रहे हैं और लेकिन बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं। ऐसे में अभी इस समय सेंटिमेंट थोड़ा बढ़ा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं छोड़ छाड़ के अपने काम को उत्पीड़न की वजह से, प्रताड़ित होने की वजह से वापस आ रहे हैं अपने घर। तो आपका अपना रोजगार के मतलब जो आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो ऐसे में बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो जब वापस आएंगे तो बेरोजगार होंगे। इस समय अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इनके लिए श्रम श्री योजना शुरू की हुई है। श्रम श्री योजना के तहत क्या होगा कि सरकार यहाँ पर 5,000 रुपए हर महीने इनको देगी फॉर ए ईयर, यानी कि 1 साल तक देगी पूरा 5,000 रुपए हर महीना। 1 साल तक अगले इनको सहायता मिलेंगे, आर्थिक सहायता की अपने 1,000 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर जैसे हम बात करें तो अंदर कुछ अपना देख लो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हो रहा है जैसा कि अब इसमें 2 फायदा होगा। एक तो अभी 1 साल के अंदर ही इनका चुनाव होगा, तो जो ये पता लगेगा भाई यहाँ पर 5,000 मिल रहा है, तो घर बैठे तो सब बहुत सारे लोग वापस आएंगे, चाहेंगे कि हम बैठ के हमको भी मिले। बहुत सारे उत्पीड़न की वजह से आ रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार का वोट भी अच्छे से मिल जाएगा ज्यादा लोगों की वजह से, तो डबल फायदा होगा। और इसमें ज्यादा फायदा होगा जिनके उत्पीड़न हो रहा है उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इसमें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये आप जानते हो मैप में कहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पर आपको बता दें हम, ये पश्चिम बंगाल जो है जो बांग्लादेश है उसके बगल में पड़ता है, अपना मेघालय से बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर सिक्किम से बॉर्डर लगाता है। ममता बनर्जी इसकी कौन है, AITC पार्टी से CM है, गवर्नर है CV आनंद बोस। अभी रिसेंटली आपको ये मैंने बताया था कि अपराजिता बिल के बारे में, अपराजिता बिल को इन्होंने वापस कर दिया था सरकार के पास, तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्वेश्चन भी लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो मोती झील जैसा कि है, यमरक झील है, रविंद्र झील सरोवर झील है, चंचल झील है, नेशनल पार्क में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, लोथिन वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। खास बात ये होती है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र जो है, मैंग्रोव वन क्षेत्र सबसे बड़ा है भारत का। राजधानी इसकी कोलकाता है होती है। मेट्रो भारत में सबसे पहले चली थी 1984 में कोलकाता से ही। 23 जिलों हैं, 294 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें जाती हैं यहाँ से। काठी, ढाल, छाऊ यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन की बात कर रहे हैं कि भारत का मतलब स्थान कौन से नंबर पर भारत है वर्ल्ड में। तो रिपोर्ट आई हुई है, इसमें बताया गया है कि कोयला के उत्पादन में भारत जो है 2nd नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है, मतलब पहले भी था अभी भी है। टॉप पर कौन होता है? तो टॉप पर हमेशा चाइना ही रहता है। चाइना सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है, भारत दूसरे स्थान पर है जैसा कि। और यहीं पर हम बात करें तो भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा कोयले का जो उत्पादन है वो झारखंड में होता है राज्यों में। तो वित्तीय वर्ष जो इस साल की बात करें 2024-25 में भारत का जो अनुमानित कोयला उत्पादन हुआ था वो 1047 मिलियन मैट्रिक टन। भारत अपनी ऊर्जा की मांग का 70% से अधिक हिस्सा कोयले से पूरा करता है। आज भी हम लोग कोयले पर इतना ज्यादा डिपेंड है कि, लेकिन धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। धीरे धीरे यूरेनियम या कहें न्यूक्लियर पावर या सोलर पावर पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी डिपेंडेंसी है तो है। NTPC जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, नेशनल थर्मल पावर जो इन पर
चलती हैं इन्हीं पर। पूरा झारखंड सबसे ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरू किया गया है? वन फ्री जोन पासपोर्ट ये शुरू किया गया है दुबई यूएई में, ये शुरू कर दिया गया है। साथियों दुबई में, यूएई में अगर बात करें तो यूएई का एक फाइनेंशियल कैपिटल दुबई है, मतलब यूएई की ऑफिशियल कैपिटल तो अबू धाबी है, लेकिन जैसे अपने यहाँ इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई और ओरिजिनल जैसे कैपिटल है दिल्ली, वैसे ही दुबई यहाँ पर। वैसे यूएई में बात करें तो 7 अमीरात हैं, 7 अमीरात में एक दुबई है, अबू धाबी, शारजा है, ये सभी हैं। तो इसमें 2-3 ही जो हैं पूरा डेवलप्ड है, बाकी अभी वहां पर रेगिस्तान में मतलब है, करते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर दुबई ने लॉन्च कर दिया है अपने यहाँ व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट। ये क्या करेगा, ये कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत अमीरात के जितने भी फ्री जोन है सभी में काम करने की अनुमति देगा। अलग अलग फ्री जोन में जा करके अलग अलग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, जितना ही कंपनियों को सहूलियत दोगे जितना ही आप यहाँ पर स्टार्टअप को सहूलियत दोगे, उनकी लाइसेंस कम करोगे, उतना ही स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, उतना ही ज्यादा स्टार्टअप अपने आपके देश में आएंगे, उतना ही नए प्रकार के प्रोडक्ट उत्पादन बनाएंगे और उतना ही आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही एफडीआई बढ़ेगा, उतना ही इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। ये बात इंडिया वालों को नहीं समझ आती है। आप एक कंपनी के लिए लाइसेंस बनवाने जाओगे तो आपको 75 तरीके से लाइसेंस बनाने पड़ेंगे, और एक हथियार खरीदने जाओगे, लाइसेंस बनाने जाओगे तो मात्र 2-3-4 में लाइसेंस में हथियार मिल जाएगा। तो ये कड़वा सच है, लेकिन सच्चा है, ये बात यहाँ पर बात है, सच है। वहीं सिंगापुर वगैरह में बिल्कुल बहुत कम स्टार्टअप के लिए लाइसेंसिंग है, इस वजह से उसको उतना बढ़ावा भी मिलता है। खैर ये सुधार जो तुरंत प्रभावी है, दुबई आर्थिक एजेंडा ये T3 का समर्थन करता है, जो इन्होंने 2023 जैसे कि हम बात करें, ये D33 2033 तक अमीरात की जीडीपी को 2 गुना करना है इनका उद्देश्य। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, ये बताया गया था कि दुबई से ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्या किया था कि अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट के लिए चेकिंग व्यवस्था है उसको AI बेस्ड कर दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मात्र 14 सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा कि आप ओरिजिनल हो कि फेक, फर्जी लेकर के आए हुए हो पासपोर्ट। तो ये इस प्रकार से दुबई आगे बढ़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते हो ना, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं या कहें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय के आधार पर जो आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया गया? तो जैसे UIDAI बात हो रही है, यहाँ पर eKYC के लिए शामिल किया गया किसको? यहाँ पर हम आपको बता दें, स्टारलिंक ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और ये संस्था जिसने बनाया है आधार कार्ड जो आप यूज करते हो ना, ये UIDAI के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसने आधार कार्ड को eKYC कराने के लिए एक समझौता किया है, किसके साथ में? स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक है कौन? स्टारलिंक अगर आपको पता होगा कि ये स्पेसएक्स का बात करें, बहुत चर्चित, बहुत ज्यादा फेमस एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है। स्टारलिंक की भारत में अनुमति मिल चुकी है और अनुमति मिलते ही इसने जियो और एयरटेल के साथ में समझौता कर लिया है। आज के टाइम पर जियो और एयरटेल दोनों ही इससे समझौता करके बैठे हुए हैं। ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और करता भी है अन्य देशों में। तो इससे अभी इसको eKYC जैसा कि करने के लिए UIDAI ने समझौता किया है कि इससे क्या किया जाएगा कि आप जैसा कि अब eKYC जो है, eKYC का मतलब क्या होता है कि मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से KYC मतलब होता है। तो नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो, ये इसका फुल फॉर्म है eKYC का, नो योर कस्टमर। इससे होता क्या है, कस्टमर का वेरिफिकेशन होता है। अभी आपका कस्टमर कहाँ पर है, ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी इसे बनाया गया है, सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी है। तो भारत में अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन के लिए ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, स्टारलिंक पर इसका जो स्टारलिंक अपना यूजर करने के लिए इससे मदद लेगा। स्टारलिंक आने वाले दिनों में जब भारत में पूरा फैल जाएगा, मतलब उससे आधार कार्ड की मदद लेगा और इसके जरिए ये वेरीफाई करेगा यूजर्स को। इससे नो योर कस्टमर रूल्स को फॉलो करना भी आसान हो जाएगा। जून 2025 में स्टारलिंक जैसे कि बात करें, इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क ये इनकी कंपनी है, इनके CEO वही हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सलोनी को सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल PDF आपको वहां से मिल जाएगी। आज का हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित पहले त्रिसेवा सेमिनार का नाम क्या है?
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है।